हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ लेके मैं आया हूँ। मुझे लगा कि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और इससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स। तो ये जो बैंक का कोलैप्स है, ये बोला जा रहा है कि लेमन ब्रदर का जो कोलैप्स 2008 में हुआ था, समहाउ उनके उसके बाद ये एक सबसे बड़ा कोलैप्स बैंकिंग सेक्टर में दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या इससे इंडियन स्टार्टअप को दिक्कत होगी, इंडियन स्टार्टअप कल्चर में जो लोगों को फंडिंग मिल रहा है उसमें कोई दिक्कतें आएंगी। तो देखते हैं न्यूज में क्या बोला जा रहा है। द फ्राइडे डेवलपमेंट हैज शॉक्ड द टेक इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एज टेक यूनिकॉर्न्स एंड सास वेर द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ द बैंक। तो ये बैंक बेसिकली लोन किसको दिया करते थे? जो टेक यूनिकॉर्न्स है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है और यूनिकॉर्न कंपनीज है, उनको दिया करती थी। फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सैस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो उस कंपनीज को लोन दिया करती थी जो इन सब में डील करते हैं। तो देवर यूनिकॉर्न्स, देवर बिग कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज नहीं थी। उसके बाद भी अगर ये बैंक को बंद होना पड़ रहा है, तो कोई भी बैंक कब बंद होता है? जब उसके कस्टमर्स डिफॉल्ट करने लगे पेमेंट में। तो ये जो टेक यूनिकॉर्न्स और सास कंपनीज को ये लोन दे के बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके तरफ से पेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा होगा। तभी ऐसा नौबत आया कि इतने बड़े बैंक को कोलैप्स होना पड़ा। Silicon Valley Bank in all had $209 billion of assets and about 175.4 billion in total deposits. तो इनके पास टोटल, अगर लोन दिया हुआ का बात करें, तो 209 बिलियन डॉलर का टोटल असेट्स था और 175 बिलियन डॉलर के इनके पास डिपॉजिट थे एज ऑन दिसंबर 22। तो 3 महीना में ऐसा सिचुएशन क्यों बिगड़ गया कि इस बैंक को अचानक से एकदम कोलैप्स होना पड़ गया? The closure of Silicon Valley Bank, which mainly invested in startups worldwide, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में या यूएस में ही ये स्टार्टअप्स में पैसा लगाते थे, पूरे वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप्स में ये पैसा लगाते थे, हैज रैटल्ड द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो अब इनका कोलैप्स होने से दिक्कत क्या आएगा कि इनके तरफ से जो लोन मिलता था इंडियन स्टार्टअप्स को, वो तो बंद हो ही गया। और दूसरे बैंक्स भी जो स्टार्टअप को लोन दिया करते हैं, वो लोग भी अब बहुत कॉशियस हो जाएंगे और 10 बार सोचेंगे कि मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। The closure of Silicon Valley Bank is being touted as the largest bank closure since the failure of Lehman Brothers in 2008। तो कहीं ना कहीं क्या ये सिचुएशन दोबारा 2008 की तरफ जा रहा है? क्या उतना ही बड़ा फॉल हमें स्टॉक मार्केट में देखने मिलेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। द फ्राइडे डेवलपमेंट हैज शॉक्ड द टेक इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। तो ये जो पूरा टेक इंडस्ट्री है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड शॉकिंग शॉक में है। और इससे कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि मंडे को हमें टेक्नोलॉजी कंपनीज, लाइक खास करके आईटी कंपनीज जो है और जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो, इस तरह की कंपनी है, उसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ सकती है मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में। क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर टेक इंडस्ट्री के जो यूनिकॉर्न कंपनीज है, वो लोग अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बैंक को बंद होना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वो लोग डिफॉल्ट कर क्यों रहे हैं? तो डेफिनेटली उनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो अगर टेक इंडस्ट्री का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि खाली स्टार्टअप्स को दिक्कत हो रही है। तो दिक्कतें आएंगी तो बड़े कंपनीज को भी आएंगी, जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनको भी बिजनेस में दिक्कत आ रही होगी। हाँ, उनके पास क्योंकि पहले का पैसा है, सेविंग्स है, पहले का नेटवर्थ है, तो उनके लिए ये चीज को झेलना थोड़ा सा आसान होता है कंपेयर टू स्टार्टअप। तो वो उतने जल्दी डिफॉल्ट नहीं करते। बट स्टॉक मार्केट डिफॉल्ट नहीं करने पे नहीं चलता है, वो ग्रोथ पे चलता है। किसी भी इंडस्ट्री को अगर शेयर प्राइस बढ़ना है, किसी भी कंपनी का, तो वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है कि उस बिजनेस में ग्रोथ आएगा कि नहीं, उस कंपनी का अर्निंग्स बढ़ेगा कि नहीं। तो जहां पर छोटे छोटे बिजनेस इस तरह से दिक्कतें कर रही है, वहां पर बड़े प्लेयर्स को भी दिक्कतें आ सकती है। अगर सर्वाइवल में नहीं भी तो उनके ग्रोथ में डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है। तो सिलिकॉन वैली बैंक इन ऑल हैड $209 बिलियन, जो मैंने आपको बताया। अब ये किन किन को लोन दे रखे हैं, अगर मैं इंडियन कंपनीज का बात करूं या फिर तो ब्लू स्टोन नाम की कंपनी है, वहां $111 मिलियन इन लोगों ने दे रखा है। पेटीएम, जस्ट लुक एट द नेम, पेटीएम को $4,637 मिलियन। 197 कम्युनिकेशन, ये भी पेटीएम का ही कंपनी है, ठीक है, तो उसको भी 2787। फिर इन मोरबी 265, पेटीएम मॉल 108, सॉरी 808,
नाप्तोल 133, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 144। तो अगर देखा जाए तो पेटीएम ग्रुप को अपने आप में बहुत सबसे बड़ा फंडिंग यहाँ पर है, 46372787, एंड अगेन यहाँ पर 808। तो कितना बड़ा फंडिंग पेटीएम को दिया हुआ है इन लोगों ने। बट इंडियन फाउंडर एंड इन्वेस्टर्स आर नाउ वरीड अबाउट द ट्रांसफर ऑफ असेट्स एज अ लिमिट कुड बी इम्पोज्ड ऑन विड्रॉल्स। तो अब ये जो लिमिट इनको दिया हुआ है विड्रॉल के लिए, तो वहां पर इनको हो सकता है कि अब ये लोग को उतना फंड नहीं मिलेगा। लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट है, तो उसमें बैंक आपको एक लिमिट सैंक्शन कर देते हैं। तो आपको पता है कि जब भी मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उस लिमिट में से विड्रॉ कर सकते हैं। बट अब ये विड्रॉल हो सकता है इसमें कुछ रुकावट आ जाए या स्टॉपेज आ जाए, विच कुड लीड टू मल्टीपल चैलेंजेस। तो उससे क्या होगा, मैंने अगर कोई कमिटमेंट कर रखा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इस भरोसे पे कि पेमेंट मैं उस लिमिट में से कर दूंगा, वो लिमिट अगर विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, तो वहां मेरा रुक जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारा आगे चल के चैलेंजेस आ सकता है। अब आते हैं एलोन मस्क ने इसके बारे में क्या कहा है। तो एलोन मस्क ने एक ट्वीट में कहा है कि ही इज ओपन टू आइडिया ऑफ बाइंग सिलिकॉन वैली बैंक। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहे अगर मौका मिलेगा तो मैं सिलिकॉन वैली जो बैंक है, अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आई एम ओपन टू आइडिया ऑफ बाइंग इट। ये ऐसा उन्होंने कब कहा, उनको एक ट्वीट आया था, किसी ने ट्वीट किया था कि एलोन मस्क को सिलिकॉन वैली बैंक बाई करके, एलोन मस्क को नहीं, बेसिकली ट्विटर को बाई कर लेना चाहिए और उसको एक डिजिटल बैंक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो उनको ये आइडिया पसंद आया। देखिए ट्वीट, आई थिंक ट्विटर शुड बाई एसवीबी एंड बिकम अ डिजिटल बैंक। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ये आइडिया पसंद आया एंड आई एम ओपन टू द आइडिया। तो बोल रहा है आई थिंक आई एम ओपन टू द आइडिया। तो अब ये मजाक में कहा है, सीरियसली कहा है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। बट स्टिल वी कैन सी समथिंग कि ये जो इतना दिक्कत आ रहा है वो पूरे बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट करेगा या इंडियन मार्केट को किस तरह से अफेक्ट करेगा। खास करके टेक कंपनीज और सास वाली कंपनीज जो है उनको दिक्कत आ सकती है। फिर दूसरा अपडेट की तरफ चलेंगे। दूसरा अपडेट में क्या है, इन्फोसिस फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर मोहित जोशी टू रिप्लेस सीपी गुरानी एज टेक महिंद्रा एमडी एंड सीईओ। तो टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ का पद संभालेंगे कौन, मिस्टर मोहित जोशी, जो कि पहले इन्फोसिस में प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने अभी 11 मार्च को ही शायद रिजाइन किया है। यस, मोहित जोशी हैज रिजाइन फ्रॉम इन्फोसिस ऑन 11th ऑफ मार्च, विल ज्वाइन टेक महिंद्रा एज नेक्स्ट सीईओ। तो 11 मार्च कब है, आज ही। तो ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है कि 11 मार्च को यानी आज ही उन्होंने रिजाइन किया और वो टेक महिंद्रा को ज्वाइन करने वाले एज नेक्स्ट सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, रिप्लेसिंग सीपी गुरानी। In a stock exchange filing, Tech Mahindra said Joshi would join managing director and CEO with effect from December 20. CP Gurani's the present MD and CEO term will end on December 19. तो इनका दिसंबर 19 को टर्म एंड होगा। Appointment of Mr. Mohit Joshi as Managing Director and CEO of the company and key managerial person under the Companies Act 2013 for the period of 5 years will affect from 20th of December 23 to 19th of December 2028। तो इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। 20 दिसंबर 2023 से इनका अपॉइंटमेंट चालू होगा और 19 दिसंबर 2028 को तक इनका रहेगा। एंड मे बी ही कैन बी री इलेक्टेड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ ले मोहित जोशी जी का। Mr. Mohit Joshi, who has spent almost 22 years in Infosys, has over 2 decades of experience in enterprise technology, software, and consulting space. At Infosys, Joshi headed the global financial service and healthcare and software. तो वहां पर वो हैंडल करते थे ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस को और हेल्थ केयर एंड सॉफ्टवेयर बिजनेस को हैंडल किया करते थे। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ एडवांस सिस्टम। तो ये कुछ अपडेट्स थे। हाँ, एक और अपडेट, अदानी और हिडनबर्ग के मामले में एक और अपडेट आया है कि MSCI ECG रिसर्च फ्लैग्स गवर्नेंस रिस्क एट अदानी ग्रुप कंपनीज। तो ये ESG, MSCI ESG क्या है, MSCI ESG रिसर्च ऑन फ्राइडे, यानी ये कंपनी का नाम है जो रिसर्च का काम करती है, ऑन फ्राइडे सेड इट हैज रिसेंटली चेंज्ड some of its environmental, social and governance assessment of Adani Group entities.
यानी ईएसजी का रिसर्च करती है। तो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पॉइंट, यानी ईएसजी का फुल फॉर्म क्या हुआ? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस असेसमेंट ऑफ अदानी ग्रुप इन लोगों ने किया है। The rating agency said that it has downgraded the assessment of Hindenburg related controversy cases to moderate from minor। तो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया कि हिडनबर्ग से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी था उसको डाउनग्रेड कर दिया। ठीक है, उस असेसमेंट को डाउनग्रेड कर दिया। तो उन्होंने कहा ऑन March 3 we downgraded our assessment of Hindenburg related controversy cases to moderate from minor following new developments in the relevant cases। तो रेलेवेंट केसेस में कुछ अच्छे अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए, इसके वजह से इस कंट्रोवर्सी को पूरा इन लोगों ने डाउनग्रेड कर दिया। सो उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे, कुछ जानने मिला होगा, एज यूजुअल कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, नए आए हैं हमारे चैनल में तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी मार्केट में जब इस तरह का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों तक वीडियो बना के पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, या तो किसी नई कंपनी पे डिस्कस करेंगे या इसी तरह से कोई मार्केट अपडेट्स पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।